हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू मोस्ट वेलकम इन योर क्लास। देखो, आज की क्लास में हमें सीखना था कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है। सर, आपने बोला था कि जब हमें शेयर होल्डर्स कभी कभार पैसा नहीं देते तो उस केस में हम उसकी एंट्रीज कैसे पास करेंगे। देखो, वो चीज़ सीखने के लिए पहले हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान से सुनना। कंपनी है वो 10,000 शेयर्स को इशू कर रही है 10 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। और एप्लीकेशन पे वो मंगाएगी 4 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो मंगा रही है 3 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो हो गए ना 10 रुपये। 4 + 3 7, 7 + 3 = 10, ठीक है। अब सुनना, कंपनी सारे पैसे मंगा रही है और पूरे के पूरे पैसे जैसे ही ड्यू हुए हमें रिसीव भी हो गए। लेकिन 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 एक पर्सन था जिसका नाम था मोहन। क्या नाम था? मोहन। मोहन, ठीक है। ये हमें कुछ इमरजेंसी या फिर कुछ भी केस हो सकता है, ये हमें टाइम पे पैसे दे रहा है, लेकिन इसने क्या किया, हमें अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए। अलॉटमेंट पे ये किसी रीज़न से हमें पैसे नहीं दे पाया। और इसके पास कितने शेयर्स थे? इसके पास थे 300 शेयर्स। इसने हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। और इसने हमें फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए। एप्लीकेशन के तो टाइम पे दे दिए, लेकिन ये हमें अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दे पाया। तो सर अब क्या होगा? अब कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे? बैंक में कैसे पैसे आएंगे? तो सुनना, बहुत ईजी है बिल्कुल। ये अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे हो रहा है ना, तो इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है एप्लीकेशन की कहानी क्या है। देखो, एप्लीकेशन पे सबसे पहले हमें 10,000 शेयर इशू करने हैं 4 रुपये के हिसाब से। तो 10,000 × 4 तो 40,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पे बैंक में आ जाएंगे, और ये पूरे के पूरे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ना तो कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन ना कुछ अंडर सब्सक्रिप्शन। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पे क्या हुआ, हमें पहले तो पैसे ड्यू करने हैं। ड्यू करेंगे पूरा फुल अमाउंट से। 10,000 × 3 30,000 रुपीज़ के हिसाब से पैसे ड्यू करने के, मतलब उनसे मांग लेंगे, ठीक है। मांगेंगे, ओके। लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था मोहन। मोहन ने क्या किया, हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। तो इसके पास 300 शेयर्स थे। 300 × 300 शेयर्स पे ये 3 रुपये के हिसाब से नहीं देगा। तो ये हमें 900 रुपीज़ नहीं देने वाला। इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, ये हमें इसके पैसे नहीं देगा। तो सर एक्चुअल में हमारे पास बैंक में कितने आएंगे? 29,100। ये हमारे पास बैंक में आ जाएंगे। सर कॉल्स इन एरियर एरियर का क्या करना है? एंट्री में क्या प्रोविजन होगा? इसके लिए मैं एक आपको पॉइंट लिखा दूंगा, जैसे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए और कॉल इन एडवांस के लिए लिखाया था, उसी तरह से मैं कॉल्स इन एरियर के लिए भी एक पॉइंट लिखाने वाला हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दोबारा कंपनी क्या करेगी, पूरे फुल शेयर्स पे, पूरे 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपीज़ मांगेगी। लेकिन फिर से देखो कहानी में ट्विस्ट क्या है, मोहन के पास 300 शेयर्स थे और ये हमें फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं देगा। फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं देगा। सर अगर ये हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं देगा तो क्या होगा? 300 शेयर्स है 3 रुपये के हिसाब से, तो ये हमें 900 रुपीज़ यहाँ भी नहीं देने वाला। तो इसको वापस लेस कर लो और बैंक में आ जाएगी 29,100, और बैंक में केवल इतना ही आएगा। ये 900 हमारा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर है ये हमारा 900 रुपीज़। क्लियर है जी सर? तो अच्छा, ये हमें पैसे नहीं दे पाया, ठीक है सर। इसके लिए एंट्रीज कैसे होगी, क्या करना है हमें? और अच्छा चलो मान लो ऐसे होता तो क्या होता कि हमें अलॉटमेंट पे तो पैसे नहीं दे पाया, लेकिन इसने हमें ये 900 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे दे दिए। अलॉटमेंट वाले पैसे इसने यहाँ दे दिए हमें, तो क्या होता? तो सुनो, उसके लिए मैं आपको एक पॉइंट लिखा रहा हूँ, लिखो चलो, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखो। कॉल्स इन एरियर, यहां लिखो जब, एट द टाइम व्हेन कॉल इन एरियर, जब कॉल इन एरियर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में यहां हो रहा था, ये कॉल इन एरियर यहां हो रहा था, और यहां पे भी कॉल इन एरियर दोबारा हो गया, ठीक है। तो सुनना, जब कॉल इन एरियर होगा तो बैंक की एंट्री में बैंक की एंट्री में बैंक की एंट्री में डेबिट होगा। मतलब कॉल इन एरियर को केवल और केवल बैंक वाली एंट्री से मतलब है, इसको ट्रांसफर ड्यू वाली एंट्री से कोई मतलब नहीं है, याद रखना ये बात। कॉल इन एरियर वाली एंट्री को केवल और केवल बैंक वाली एंट्री से मतलब है। तो बैंक की एंट्री में डेबिट होगा,
उसके बाद लिखो और जब कॉल्स इन एरियर, यहां भी लिखना कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर एक्चुअल में रिसीव होगा, एक्चुअल में रिसीव होगा, रिसीव होगा। देखो इस क्वेश्चन में वो एक्चुअल में रिसीव हो ही नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ पे भी जब हम बैंक की एंट्री करेंगे तो इसको डेबिट कर देंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी जब हम बैंक की एंट्री करेंगे तो इसको भी डेबिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये वापस रिसीव हो ही नहीं रहे हमें अभी तक, तो क्लियर है ना। लेकिन कभी कभार वो हमें रिसीव हो भी जाता है, जैसे मान लो अलॉटमेंट पे उसने पैसे नहीं दिए लेकिन वो पैसे उसने फर्स्ट कॉल पे दे दिए। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे, अभी आप नोट लिख लो। जब कॉल इन एरियर्स होगा तो बैंक की एंट्री में डेबिट होगा, और जब कॉल्स इन एरियर एक्चुअल में रिसीव होगा तो बैंक की एंट्री में क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। देखो मान लो क्या होता, अगर इसने हमें ये 900 रुपीज़ यहाँ नहीं दिए लेकिन ये फर्स्ट कॉल पे दे रहा है, तो देखो आगे की लाइन क्या लिखी हुई है, और जब ये एक्चुअल में रिसीव होगा, मतलब ये जो कॉल इन एरियर है ये रिसीव कहाँ हो रहा है हमें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो जब ये यहाँ रिसीव होगा तो इसी की बैंक की एंट्री में एक्चुअल में रिसीव होगा तो बैंक की एंट्री में इसको क्रेडिट कर देंगे, इसी के बैंक की एंट्री में कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो ये इतनी सी थी कहानी हमारी कॉल्स इन एरियर की, ये नोट कर लेना आप, इसको अच्छे से लिख लेना। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन समझ में आया ना, या इसकी जर्नल एंट्रीज करवाऊँ पहले? सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना डायरेक्ट, इसको क्या समझना है। चलो भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, हम इसको रीड करते हैं। Lalita Limited was established with an authorized capital of 10 lakh rupees। 10 लाख रुपीज़ की अथोराइज्ड कैपिटल से वो इस्टेब्लिश्ड हुई या इनकॉर्पोरेट हुई। डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर, उसकी 1 लाख इक्विटी शेयर है ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 10 रुपये वाले, लेकिन वो पूरे के पूरे मार्केट में इशू नहीं कर रही। वो कितने इशू कर रही है सुनना, कंपनी इशूड 75,000 शेयर्स टू द पब्लिक। चलो भाई यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अपना, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो ये आप फॉर्मेट बनाओगे, ये सारा वर्किंग नोट में बनता है, ठीक है ना, केवल जर्नल एंट्रीज वगैरह वो फेयर में होती है। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखोगे कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 75,000 शेयर्स इशू कर रही है कंपनी। तो देखो कंपनी इशूड 75,000 शेयर्स टू द पब्लिक एट 11 रुपीज़ पर शेयर। शेयर कितने का था, 10 रुपीज़ का, लेकिन 11 रुपीज़ में इशू कर रही है, मतलब 1 रुपया प्रीमियम पे। 10 रुपये का शेयर, 1 रुपया प्रीमियम, तो 11 रुपये में इशू कर रही है कंपनी शेयर को। और प्रीमियम के लिए मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा ट्रांसफर या ड्यू की एंट्री में कैपिटल के साथ क्रेडिट करते हैं, ठीक है, कैपिटल के साथ उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। आ जाओ आगे। विच वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड अलॉटमेंट पे बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो अब जो बैलेंस बच गया वो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगा लेंगे। सर मंगाएंगे या फिर नहीं मंगाएंगे? बिल्कुल मंगाएंगे हम पैसे, और इसकी एंट्रीज भी पास करेंगे। सर ऐसी एक लाइन पहले वाले क्वेश्चन में भी थी, अरे देखो वहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ था, रिक्वायर्ड जब होता है तो हम उसका आगे उसकी एंट्रीज वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिख रहा है कि बैलेंस ऑन फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल, की बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगा लो भाई, मंगा मुंगा के काम खत्म करो, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम का है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी करेंगे 4 रुपये से, ठीक है। देखो चेक करते हैं, 3 और 4 कितने, 7, 7 और 4 11, तो आगे क्या 11 रुपये अपने पास बिल्कुल आ गया। सर एक बार इसमें से प्रीमियम का पैसे हटाओ, तो 3 रुपये एप्लीकेशन के, 3 रुपये अलॉटमेंट के, 6, 6 और 4 10, तो सर यहाँ पे भी कैपिटल के पैसे बन रहे हैं 10 रुपये फेस वैल्यू के बराबर। ओके सर समझ आ गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स फ्रॉम पब्लिक। एप्लीकेशन आई अपने पास 70,000 शेयर्स को परचेज करने के लिए, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। आगे आओ। ऑल द अमाउंट वाज रिसीव्ड इन टाइम, सारे के सारे पैसे हमारे पास टाइम पे रिसीव हो गए, एक्सेप्ट, केवल इसको छोड़ के, एक्सेप्ट द फॉलोइंग, केवल इन 1-2 केसेस को छोड़ के सारे के सारे पैसे टाइम पे आ गए। देखो एक था रमेश हु होल्ड 1000 शेयर्स, एक था कौन, रमेश। रमेश के पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे। फेल हो गया, फेल टू पे द अमाउंट एंड
सॉरी, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो भाई इसने ना हमें अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए और फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए, दोनों के इसके कॉल इन एरियर हो गए। क्लियर है, ये दोनों ही इसका क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया। आगे पढ़ते हैं। एक था सुरेश, एक सुरेश भी था, ये लिखो सुरेश। वो कितने शेयर्स को होल्ड करा था, ही होल्ड्स 2000 इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ लिखो 2000 इक्विटी शेयर। अब देखो क्या हुआ, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ओनली। तो इसने ना अलॉटमेंट वगैरह सबके दे दिए, इसने केवल फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे देने में ये अनेबल था। आगे आओ, रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन इन कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। मैं आपको कैश बुक नहीं सिखा रहा आज, मैं आपको केवल जर्नल और बैलेंस शीट में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ बता रहा हूँ। क्लियर है, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। और जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमें ये कॉल इन एरियर वाला पॉइंट याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, ये सामने लिख लो। चलो आगे, सबसे पहले देखो हमारे पास जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन इसके हिसाब से होते हैं, सारी की सारी एंट्रीज अंडर सब्सक्रिप्शन वाले के हिसाब से होती है। तो 70,000 मल्टीप्लाई 3 तो 2,10,000 इतने रुपए सबसे पहले बैंक में आएंगे। आने के बाद करो इसको कैपिटल में ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल में। तो पूरे के पूरे इसके हिसाब से ही कैपिटल में जाएंगे, 75,000 के हिसाब से नहीं जाएंगे। 70,000 मल्टीप्लाई 3 तो 2,10,000 चले जाएंगे हमारे कैपिटल में, और यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा नील, कुछ भी नहीं बचा। आ गया वो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे पैसे पहले ड्यू करेंगे। तो 70,000 मल्टीप्लाई 4 तो 2,10,000 इतने रुपए से सबसे पहले हम पैसे को ड्यू करेंगे। और ड्यू करने के बाद अब देखो कहानी में आ रहा है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आ रहा है, रमेश हु होल्ड 1,000 इक्विटी शेयर ही फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। तो देखो फर्स्ट कॉल की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम अलॉटमेंट पे तो अलॉटमेंट की बात करते हैं। इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, 1,000 मल्टीप्लाई 4 तो ये 4,000 रुपये हमें नहीं देगा। तो बैंक में कितने आएंगे, 2,76,000 रुपीज़ ओनली। बैंक में केवल इतने रुपए आएंगे। अच्छा इसको क्या करना है, इसको करना है हमें बैंक वाली एंट्री में डेबिट। बैंक वाली एंट्री में क्या करना है, डेबिट। क्लियर है, ओके। आ जाओ फर्स्ट कॉल पे, ये हो गया हमारा कॉल इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स। चलो आगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करते हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या हो रहा है, हमें 4 रुपये के हिसाब से मंगाने 70,000 पे, तो यहाँ पे दोबारा 2,80,000 रुपीज़ हमें मंगाना है। अब देखो दोबारा कहानी में ट्विस्ट, रमेश ने हमें फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए, अलॉटमेंट के भी नहीं दिए और फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए। तो देखो 1,000 शेयर्स थे उसके पास 4 रुपये के हिसाब से, तो ये 4,000 रुपीज़ ये हो गया रमेश का, रमेश का कॉल्स इन एरिया, ठीक है, ये माइनस कर देंगे। उसके बाद एक और था सुरेश जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, 2,000 शेयर्स थे, उसने हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो 2,000 मल्टीप्लाई 4 तो 8,000 रुपीज़, ये भी हमारा, ये हमारे सुरेश का, और ये भी हमारा कॉल्स इन एरियर है, ये भी हमारा कॉल्स इन एरियर है। तो दोनों को माइनस कर दो, हमारे पास बैंक में कितने आ जाएंगे, 2,80,000 में से जब अपन 12,000 लेस करेंगे तो 2,68,000 रुपीज़ ये बैंक में आ जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे, बैंक में आ जाएंगे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, देखो फटाफट जर्नल एंट्रीज पास करते हैं जल्दी से। अब हमें बुक की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। सबसे पहले यहाँ होगी बैंक की एंट्री, इसकी क्या होगी, बैंक की एंट्री। तो एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000। उसके बाद 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,10,000, और पूरे के पूरे पैसे बैंक में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पूरे के पूरे पैसे ट्रांसफर कर दो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले बैंक की एंट्री होगी, अब होगी ट्रांसफर की एंट्री 2,10,000। सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दो, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,10,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम करने वाले हैं अलॉटमेंट की। तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की। अरे सर इसमें तो प्रीमियम भी है, और प्रीमियम के लिए आपने पॉइंट लिखाया था सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे हमारे पास 2 एंट्री होती है, पहले ड्यू की और फिर बैंक की। क्लियर है, आ जाओ आगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा ट्रांसफर कोड छोड़ दो, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा ड्यू की एंट्री में कैपिटल के साथ क्रेडिट करना है। ड्यू की एंट्री में कैपिटल के साथ इसको क्या करना है, क्रेडिट। तो अभी तो हमें ड्यू की एंट्री करनी है ना, तो चलो ड्यू की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो पहले आ जाओ कैपिटल में। इस 4 में से 3 रुपए तो कैपिटल के थे, 70,000 मल्टीप्लाई 3 रुपीज़ और 70,000 मल्टीप्लाई 1 रुपीज़ जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम का था। तो यहाँ आ जाएगा 2,10,000, यहाँ आ जाएगा 70,000 और इस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हम 2,80,000 से कर देंगे डेबिट। ठीक है एंट्री समझ में आई है सबके? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब हमें एक एंट्री और पास करनी है इसकी, बैंक की एंट्री। मैं यही समझा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे नहीं समझा रहा क्योंकि फिर आपको बार बार चेंज करके दिखाने में दिक्कत होगी। यही दिखा रहा हूँ। देखो इसकी अब बैंक की एंट्री होगी तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक में कितने आएंगे? 276, बिल्कुल सही, 2,76,000 रुपीज़ बैंक में आएंगे। और सर आपने एक पॉइंट लिखाया था, जब कॉल्स इन एरियर होगा तो बैंक की एंट्री में डेबिट होगा। देखो ये यहाँ पे हमारे पास कॉल्स इन एरियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, 4,000 का, और वो बैंक की एंट्री में आएगा और बैंक की एंट्री हम अभी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर लिखो कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 4,000 से और करो 2 इक्विटी शेयर। ये जो बैंक में पैसे आ रहे हैं ये किसके हैं? फर्स्ट कॉल के, एप्लीकेशन के या किसके? तो ये अलॉटमेंट का, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 280। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, इसी में करवा देता हूँ। देखो इतना कर लिया अपन ने। अब चलो अब बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या हो रहा है सुनना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या हो रहा है अच्छे से देखना, कान खोल के सुनना। देखो सबसे पहले हम पैसे करेंगे ड्यू, तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से ड्यू करोगे? 280 से, 2,80,000 से करोगे उसको डेबिट, और फिर 2 कर दोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,80,000 रुपीज़ से। उसके बाद आती है बैंक की एंट्री। तो आ जाओ बैंक की एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। सर इस क्वेश्चन में तो दोबारा कॉल्स इन एरियर तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी कॉल्स इन एरियर होता है तो वो बैंक की एंट्री में डेबिट हो जाता है। तो यहाँ लिखो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल इन एरियर डेबिट, और 2 ये जो बैंक में पैसे आ रहे हैं ये फर्स्ट कॉल के हैं कि अलॉटमेंट के? सर फर्स्ट कॉल के, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, देखो बैंक में कितने आएंगे? 268 कॉल्स इन एरियर हो रहा है टोटल 12,000 रुपीज़ का, 12,000 रुपीज़ का। उसके बाद में इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने जाएंगे? 280। क्वेश्चन को चेक करने का एक तरीका बताता हूं मैं, पहले भी बताया है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कितने से क्रेडिट किया? 210 से। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कितने से डेबिट किया? सॉरी ये एप्लीकेशन लिखो यहाँ पे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कितने से डेबिट किया? 210 से, ये बिल्कुल सही है। आगे आओ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कितने से डेबिट किया? 280 से। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कितने से क्रेडिट किया? 280 से, ये भी बिल्कुल सही है। अब आगे आओ, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कितने से डेबिट? 280 से। और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कितने से क्रेडिट? 280 से। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट है। समझ में आई ये बात अच्छे से? सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब हमें फटाफट ये बता दो कि सर इसको बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, इसको बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे? तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप बना लोगे, मैं आपको ऐसे ही रफली बना के बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला हेड होता है अपने पास शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड का। और शेयर होल्डर फंड में भी सबसे पहला हेड कौन सा होता है अपने पास? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। और उसके बाद में हमारे पास दूसरा पॉइंट होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने आपको बताया था, इसमें सारे के सारे कैपिटल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सारी चीज़ें आती है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, फ्री रिजर्व जो भी होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, वो सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। सर शेयर कैपिटल में कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ हम लिखेंगे कितने शेयर इशू किया मार्केट में? 70,000 इक्विटी शेयर
एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच। अच्छा, इस 10 रुपीज़ ईच में से हमने क्या सारे पैसे मंगा लिए क्या सर? बिल्कुल, हमने 3 रुपये और 3 रुपये यहाँ पे कैपिटल के, 3 और 3 6 और 4 10, पूरे 10 रुपये मंगा लिए। फुल्ली पैडअप लिखो यहाँ पे, फुल्ली पैडअप, फुल्ली पैडअप, ठीक है, फुल्ली पैडअप। तो ये कितना हो जाएगा? 70,000 रुपीज़। कितना हो जाएगा? सॉरी, 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपीज़। और उसके बाद में हमने कुछ एक हमारा कॉल्स इन एरियर रह गया था, तो इसमें से लेस करो, लेस कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कितना था? 4 + 8, तो 12,000, 12,000 मल्टीप्लाइज 12,000 + 4, तो ये हो जाएगा अपना 16,000 रुपीज़। ये अपना कॉल्स इन एरियर है। तो बताना मुझे कितने आए? 6,84,000 रुपीज़। ये अपने पास बैंक में आ जाएंगे, 6,84,000 रुपीज़। उसके बाद बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की। तो देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम था, सिक्योरिटी प्रीमियम था 70,000 रुपये, 70,000 रुपीज़। तो ये 70,000 रुपीज़ अपना क्या हो गया? 70,000 रुपीज़ अपना क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब इसको टोटल कर दो और अपनी लायबिलिटी साइड हो जाएगी पूरी। देखो टोटल करते हैं, 0,004, 8 + 7 15, आगे 1 कैरी करेंगे, 7,54,000। कितना आया? 7,54,000 रुपीज़। समझ में आया क्या यहाँ तक? जी सर, बिल्कुल आ गया। देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपन से। ये जो कॉल्स इन एरियर था ना, वो 4,000 + 8,000, 12,000 तो है। ये जो पूरे 4,000 है, ये पूरे अलॉटमेंट के नहीं है। इसमें से 3 रुपये जो है ना, 3 रुपये वो है कैपिटल के, ठीक है। तो इस 4,000 में से 3,000 तो है कैपिटल के और 1,000 है सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो हमारे पास कॉल इन एरियर में 12 + 3 15,000 ही कॉल इन एरियर है केवल, और ये जो 1,000 है ये सिक्योरिटी प्रीमियम में से कॉल इन एरियर है। तो 70,000 - 1,000 करना, यहाँ पे 69 होगा केवल। कितना होगा? 69, और यहाँ पे 85,000 हो जाएगा। इस तरह से अपना 754 आ जाएगा इसका बैलेंस शीट का टोटल, ठीक है। अब मैं एसेट साइड की बात करूँ। एसेट साइड में हमारे पास केवल एक कैश ही है। क्या चीज़ है? केवल कैश। तो देखो मैं आपको कैश इसी से निकालना बता देता हूँ। सबसे पहले बैंक में आए थे 2,10,000, तो 2,10,000 आए थे बैंक में। यहाँ ये डेबिट है। उसके बाद बैंक कहीं पे क्रेडिट नहीं है, देखो यहाँ पे डेबिट हो गया दोबारा 276,000 से, 276,000 से। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री में आओ, बैंक में दोबारा आए 268, तो यहाँ 268,000, 2,68,000 बैंक में दोबारा आएंगे। टोटल इतने रुपए आएंगे बैंक में, इसका टोटल करते हैं 0,006 + 8 4, आगे 1 कैरी करेंगे, 7 + 6 13, 13 और एक 14, 14 + 1 तो 15, 1 आगे दोबारा 1 कैरी करेंगे, 2 + 2 + 2 6 और एक ये 7, 7,54,000। तो बैंक में चला जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 7,54,000, और इस तरह से अपना एसेट और लायबिलिटी साइड का टोटल इक्वल होगा। क्लियर है समझ में? ओके देखो इस क्वेश्चन को आप दोबारा घर पे करोगे तो आपको और इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमने इस चैप्टर में से जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर लिए। अब अपने पास केवल एक शेयर्स में एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बचा है, कैटेगरी एलोकेशन का। कौन सा? कैटेगरी एलोकेशन का। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे हम सीखते रहेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमें टोटल 2 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। आज हमने कॉल इन एरियर्स के भी एंट्रीज सीख ली, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हमें कैटेगरी एलोकेशन वगैरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, इसके एग्जाम्पल करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोबारा करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।